देखो पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा रहे हैं ना। तो देखो पहला जो आरंभिक सिद्धांत दिया गया कि पृथ्वी कैसे बनी होगी, इसमें एक दार्शनिक हैं, कहाँ के दार्शनिक हैं? जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट इनका नाम है। इन्होंने परिकल्पना दी, उसका नाम है ग्रहाणु परिकल्पना। ठीक है। एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने सिद्धांत दिया इस संबंध में, और इनका क्या नाम है? लाप्लास, ये लाप्लेस। ठीक है। और इन्होंने जो परिकल्पना दी उसे कहते हैं निहारिका परिकल्पना। ठीक है। और बाद में एक व्यक्ति हैं चैम्बरलेन और मोल्टेन। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि एक भ्रमणशील तारा था जो सूर्य के पास से गुजरा और उसमें से सिगार जैसा पदार्थ, सिगार जो है ऐसे होता है, मतलब दोनों किनारे पर पतला होगा और बीच में मोटा होगा, सूर्य से निकला पदार्थ, और यही सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। देखो ये वाले सिद्धांत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और बहुत विस्तार से पढ़ना भी नहीं है, उसको बाद में कभी पढ़ाएंगे। आधुनिक सिद्धांत है ये, इसका नाम अभी बताए नहीं, इसका नाम है जो है बिग बैंग सिद्धांत। देखो ये बिग बैंग सिद्धांत है, लिखा हुआ है ना, बिग बैंग सिद्धांत। ये क्या है कि ये सबसे मतलब आधुनिक समय में सबसे सर्वमान्य सिद्धांतों में से एक है, जिसको सब मानते हैं हाँ ऐसे ही धरती की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। और इसी को कहते हैं विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना या स्पेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक देखो कहीं लिखेगा परिकल्पना, कहीं लिखेगा सिद्धांत। तो सिद्धांत जो है एकदम नियम सूत्र पे बधा होता है, उसको जब चाहो परख सकते हो। लेकिन परिकल्पना एक सोच होती है, जैसे भगवान होता है, क्या है? परिकल्पना है। ठीक है। जैसे कि हमको कौन बनाया? भगवान ने। क्या है? परिकल्पना। उसको सिद्ध नहीं कर सकते, जो सिद्ध कर दोगे वो सिद्धांत है। जिसको सिद्ध नहीं कर सकते केवल सोच है, या उसको सिद्ध भी नहीं कर सकते वो क्या है? परिकल्पना। समझ में आया? तो जहाँ जहाँ परिकल्पना आएगा समझ जाना, और जहाँ जहाँ सिद्ध, देखो इसमें लिखा है सिद्धांत, इसमें लिखा है परिकल्पना। तो यानी कि ये सिद्धांत जो है यानी कि इसको किसी न किसी तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है। अब देखो 1920 में एक व्यक्ति हैं एडविन हब्बल नाम के, इन्होंने बताया जो है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यही जो विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना है वही एक व्यक्ति थे एडविन हब्बल। कब बताया? 1920 में। क्या बताया? कि समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब आकाश गंगा क्या होती है भी जान लो। ब्रह्मांड जो है कई हजार प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि कई करोड़ प्रकाश वर्ष लंबा है, चौड़ा है, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसकी परिकल्पना भी कर पाना संभव नहीं है। जैसे ये मान लो ब्रह्मांड है। ठीक है। इसमें एक तारा हमारा कौन सा है? सूर्य है। सूर्य तारा है, मालूम है ना। और सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर है, और जो आखिरी ग्रह है वो तो लगभग 200 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है। यानी कि 200 करोड़ किलोमीटर का एक रेडियस बना करके एक सौर मंडल बना, जिसमें केवल एक तारा है, बाकी ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है। ऐसे ही जब 100 करोड़ तारे हो जाएंगे एक साथ तो एक आकाश गंगा बनेगी। समझ में आया? यानी सूर्य के जैसे 100 करोड़ तारे रहे और उनका 100 करोड़ सौर मंडल रहे इतने बड़े क्षेत्र में, तब उस एक क्षेत्र को कहेंगे आकाश गंगा। यानी कि 100 करोड़ तारे का एक पुंज होगा, लगभग 100 करोड़ या उसके आसपास के तारों का, उसको बोलेंगे क्या? आकाश गंगा। समझ में आया ये? और पूरे ब्रह्मांड में 100 करोड़ आकाश गंगाएं हैं। ठीक है। यानी कि 100 करोड़ आकाश गंगा में से एक आकाश गंगा अपनी है, इसका नाम है मिल्की वे। पढ़े होगे ना कक्षा 6 में, मिल्की वे, या इसी को कहते हैं दुग्ध मेखला। तो ये हो गया तुम्हारा अपना 100 मतलब वो आकाश गंगा। इस आकाश गंगा में 100 करोड़ तारे हैं, उसमें से एक तारा अपना हो गया सूर्य। उस तारे सूर्य के 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों में से एक ग्रह हो गया पृथ्वी। पृथ्वी में कई 70% भाग तो महासागर है, 30% भाग महाद्वीप है, कई सारे महाद्वीप हैं, उनमें से एक महाद्वीप है एशिया। एशिया महाद्वीप में एक देश है भारत, और भारत में एक प्रदेश है यूपी। यूपी में एक ज़िला है बलिया, बलिया में एक गांव है गढ़मलपुर, और उसमें एक तुम्हारा घर और उसमें एक तुम। सोचो कितने महीन हम लोग हैं, मतलब हम लोग एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। समझ में आया? धूल का कण तो फिर भी आँख से ऐसे नज़दीक ला के देख सकते हो ना, लेकिन हमारा अस्तित्व अगर पूरे ब्रह्मांड में बैठ के कोई देखना भी चाहे तो देख ही नहीं पाएगा, इतने महीन हैं हम। समझ में आया?
या तुम्हारा गांव इतना छोटा है जो कहीं से दिखाई ही नहीं देगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये कैसे बना, पूरा ब्रह्मांड कैसे बना। ठीक है, आकाश गंगाएं कैसे बनी, सूर्य कैसे बना, ये ग्रह कैसे बने। ठीक, अब ये बिग बैंग सिद्धांत जो है यही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है। ठीक है, या इसके अनुसार क्या हो रहा है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। कैसे? देखो, ये माना गया कि जब ब्रह्मांड जब बनने से पहले ब्रह्मांड जब नहीं था तब क्या था, ब्रह्मांड की जितनी वस्तुएं हैं वो एक छोटे गोले के रूप में थी, अति सूक्ष्म गोला था, एकाकी परमाणु के रूप में। ठीक है, तो ये सूक्ष्म होगा कि नहीं? इसका आयतन ये कह ही रहा है कि सूक्ष्म है, तो आयतन इसका सूक्ष्म हो गया। जब इतने सारे पदार्थों को एक जगह पास पास सटा के रख देंगे तो ये कितना घना हो जाएगा कि नहीं? घनत्व तो इसका अधिक हो जाएगा और गर्मी भी अधिक हो जाएगी, यानी तापमान, ये दोनों इतना हो जाएगा कि जितना थर्मामीटर अभी तक बना वो माप नहीं सकता कितना, यानी कि ये अनंत रहेगा। यानी कि वह छोटा सा एक क्षेत्र था, मटर के दाने इतना बड़ा छोटा सा एकाकी परमाणु, इसका ताप और घनत्व अनंत था, बहुत ज़्यादा ताप, बहुत ज़्यादा घनत्व। ठीक है, इसी कारण से इसमें क्या हुआ, विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद क्या हुआ, ये कई भागों में यह बिखर गया। ठीक है, देखो ब्रह्मांड में एक छोटा सा गोला था, इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट कब हुआ? आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, दिख रहा है ये 13.7 अरब। अब इसको लाख में बदलो, 13 ये हो जाएगा करोड़, 2 शून्य और जो लाख, इतना लाख साल पहले। ठीक है, यानी कि इतने लाख साल पहले ये विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड में इसके कारण तेजी से विस्तार होना शुरू हो गया। अब विस्तार क्यों हुआ ये भी समझ लो। देखो, जैसे मान लो कोई पटाखा तुम जलाते हो, ये पटाखा है, जलाते हो, इसी के ऊपर एक मिट्टी का बर्तन रख दो, घड़ा रख दो, तो जब ये विस्फोट होगा तो क्या होगा, ये टूट जाएगा कि नहीं? टूट के पदार्थ इधर उधर कहीं ना कहीं बिखर जाएगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा बिखरेगा। तो ऐसे ही ब्रह्मांड का जो छोटा एकाकी गोला था उसमें भी विस्फोट हुआ और पदार्थों का विस्तार हुआ। ठीक है, अब पदार्थों के विस्तार के कारण क्या हुआ कि कुछ ऊर्जा पदार्थ में बदल गई। ठीक है, इतनी ऊर्जा निकली, जैसे विस्फोट होता है तो ऊर्जा निकलती है कि नहीं उसमें से, उसी के कारण ही ये फट रहा है कि नहीं। जैसे ये जो बर्तन लगाए थे क्यों फट गए, इसको ऊर्जा चाहिए ना, इसको दूर जाने के लिए छटक के, तो इसको ऊर्जा कहाँ से मिली? विस्फोट से। छोटा पटाखा था तो घड़ा जैसा फटा, वो जो विस्फोट था वो उसको बोलते हैं बिग बैंग विस्फोट या महाविस्फोट। महाविस्फोट क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत तीव्र हुआ था, इसलिए ये हुआ महाविस्फोट। अब महाविस्फोट के कारण ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकली। ऊर्जा जब ज़्यादा निकलेगी तो उससे पदार्थों का निर्माण हुआ। देखो कैसे, एक सूत्र पढ़े होगे, E बराबर mc², पढ़े हो कि नहीं? इसमें E का मतलब हो गया एनर्जी, ठीक है, और M का मतलब हो गया मास, और C हो गया प्रकाश की चाल, तो इसको काट दो। यानी कि E बराबर जो M वाला ये फार्मूला है, इसके हिसाब से ऊर्जा को पदार्थ में बदल सकते हैं कि नहीं, और पदार्थ को ऊर्जा में भी बदल सकते हैं, तभी बराबर का चिन्ह लगा है। तो अब देखो, अभी हम क्या करते हैं, ऊर्जा पदार्थ को ऊर्जा में तो बदल सकते हैं, लेकिन ऊर्जा से पदार्थ अभी नहीं बनाया जा पा रहा है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, ताप चाहिए, दाब चाहिए, घनत्व तो चाहिए, लेकिन वो संभव नहीं है। जैसे मान लो कोयला लिए, कोयला एक पदार्थ है, इस पदार्थ में द्रव्यमान है, इसको जला दोगे तो क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ में आ रहा है? ऐसे ही इस ऊर्जा को अगर हम एकत्र कर ले और बहुत ज़्यादा ताप दाब दें तो उसे इसमें भी परिवर्तित किया जा सकता है इस सूत्र के अनुसार। ठीक है, समझ में आया ना? लकड़ी को जला दो तो पदार्थ, मतलब पदार्थ है लकड़ी, जलाएंगे तो उष्मा निकलेगी, वही ऊर्जा है। कोयला जलाएंगे तो ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, लेकिन ऊर्जा से भी पदार्थ बन सकता है, लेकिन ये हर जगह नहीं बनेगा। कहाँ बन सकता है? जैसे सूर्य है, सूर्य में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है तो वहाँ ऊर्जा से पदार्थ बन सकता है, लेकिन धरती पे इतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती कि उससे पदार्थ बनाया जा सके, और ऐसी दशाएँ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से ऊर्जा कुछ पदार्थ में परिवर्तित हो गया। बिग बैंग जब आरंभ हुआ, यानी महाविस्फोट जब हुआ,
तो उसके 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। परमाणु जानती हो क्या होता है? पदार्थ का सबसे छोटा जो अंग है उसी को तोड़ते तोड़ते किसी पदार्थ को सबसे छोटा कहाँ तक तोड़ सकते हैं? परमाणु तक। अब परमाणुओं का निर्माण कब हुआ? पहले 3 मिनट के बाद। और लाखों सालों तक ये काम चलता रहा और धीरे धीरे पदार्थ बने और पदार्थ बनने के साथ धीरे धीरे ग्रह बना, उपग्रह बना, तारा बना, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब कैसे हुआ इसी बात को समझना है। और ये देखो ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार क्यों हो रहा है ये भी समझो। मान लो एक पटाखा है, ये जलाए, इसके ऊपर एक मिट्टी का हम बर्तन रखे थे, ये इसमें जितना इसमें शक्ति रहेगी उसी हिसाब से इसको तोड़ेगा और तोड़ के पदार्थ को दूर ले जाएगा कि नहीं? ले जाएगा। तो कितनी देर ले जाएगा ये इसके विस्फोट के ऊपर डिपेंड करता है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, कितना दूर जाएगा इसके विस्फोट पे निर्भर करता है। लेकिन अभी जो महाविस्फोट हुआ उसके विस्फोट का प्रभाव इतना है कि 13.7 अरब वर्ष बाद भी वही पदार्थ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। समझ में आया इतना? ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है। अब देखो बिग बैंग जब हुआ यानी महाविस्फोट हुआ, उसके 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4,500 डिग्री केल्विन तक गिर गया, यानी 4,500 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। उस समय करोड़ों डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अभी घट के 4,500 हो गया। ठीक है। और 4,500 डिग्री सेल्सियस सूर्य के सतह का तापमान 6,000 है। तो ये समझो ब्रह्मांड का तापमान अभी घटने लगा और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। जैसे कोई पटाखा फूटता है तो धूल उड़ता है कि नहीं? थोड़ी देर बाद धूल शांत हो जाएगा तो शांत हो जाता है कि नहीं? पारदर्शी हो जाता है, सब दिखने लगता है फिर। तो ऐसे ही ब्रह्मांड अब पारदर्शी हो गया। अब देखो ये सब घटना होने के बाद अब तारों का निर्माण कैसे हुआ? तारों का निर्माण, ये तारे कैसे बन गए, सूर्य कैसे बना, या जितने भी ब्रह्मांड में तारे हैं वो कैसे बने? देखो प्रारंभ में ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था और घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का एकत्रण हुआ और यही आकाश गंगाओं के विकास का आधार बनी। समझ में नहीं आया होगा, आप समझा दे रहे हैं तुमको। प्रारंभिक ब्रह्मांड में क्या हुआ था कि ये विस्फोट हुआ। विस्फोट होने की वजह से बहुत सारे धूल कण इत्यादि निकले। ठीक है। और धूल कण निकलने से क्या हुआ कि ये जैसे धूल कण है पूरा एकदम बिखर गया ब्रह्मांड में, तो कहीं कहीं पे क्या हुआ, ये धूल कण कहीं ज़्यादा हो गए, कहीं कम हो गए। ठीक है। विस्फोट से यही ना होता है कि जो पदार्थ उससे धूल वगैरह गुबार उठेगा तो वह धूल कहीं बैठेगा तो कहीं कम हो जाएगा कि नहीं, और कहीं ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इनके घनत्व में भिन्नता आ गई। ठीक है। कहीं पे धूल कण ज़्यादा है, कहीं पे कम हो गए, तो घनत्व में अंतर आ गया। घनत्व ज़्यादा है और यहाँ घनत्व कम है। तो जहाँ घनत्व ज़्यादा है तो यहाँ कणों के बीच जो है उनकी वजन की वजह से एक आकर्षण शक्ति काम करती है। जैसे हर पदार्थ में आकर्षण शक्ति काम करती है, उसका जितना वजन होगा। जैसे पृथ्वी में वजन बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से इसकी आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा है कि कोई वस्तु अगर हम पृथ्वी से ऊपर फेंकें तो फिर नीचे आ जाती है कि नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। यही जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी छोटे छोटे पदार्थों में, ये महीन कणों को आपस में एक दूसरे की ओर भेजती थी। भेजने की वजह से क्या हुआ कि ये दोनों आपस में टकराना शुरू किए। ठीक है। और यहाँ पे एक गैस की प्रधानता है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की अधिकता के कारण ये पूरा एक आग के गोले की तरह या बादल की तरह बन गया। ठीक है। इसको हम बोलेंगे निहारिका, यानी निहारिका या नेबुला का निर्माण हुआ। ठीक है। ये करोड़ों किलोमीटर में है, 100 करोड़ किलोमीटर से भी ज़्यादा है, करोड़ों किलोमीटर में है। अब देखो इसी निहारिका के अंदर ही जो है कहीं कहीं पे फिर एक झुंड बनने लगा हाइड्रोजन गैस का। ठीक है। और ये जो झुंड है ये सघन होने लगा धीरे 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 धीरे। ठीक है। हाइड्रोजन गैस का एक गोला बन गया, ऐसे ही यहाँ बन गया, ऐसे ही यहाँ बन गया। तो जहाँ जहाँ ये गैस के गोले सघन हो गए वहाँ पे ये अलग अलग रूप में बन गए। ठीक है। अब सघन मतलब घनत्व उनका ज़्यादा हो गया। जैसे सघन का मतलब हो गया, जैसे मिट्टी है
अगर गीली है तो उसको सघन उतना नहीं मानेंगे, जैसे उनके बीच में कणों के बीच में पानी है। अगर वो एकदम सूखी मिट्टी है तो सघन ज़्यादा है। ऐसे ही चट्टान, ऐसे ठोस द्रव गैस में सघनता का अंतर है, समझ में आया। उसमें कण दूर दूर रहेंगे तो गैस हो गया, कण नज़दीक रहेगा तो द्रव हो गया, और बहुत नज़दीक रहेगा तो ठोस हो गया। तो इसमें सघन होने का मतलब ये झुंड बना करके एक जगह पे हो गए। कौन सी गैस है ये? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के गोले बने, यही गोले ही बाद में तारे बन गए। ठीक है, अब ये तारे बन गए ना, समझ में आया तारों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, अब इसी निहारिका को हम क्या कहेंगे? आकाश गंगा कहेंगे कि नहीं? इसी में करोड़ों तारों का निर्माण हुआ ना। तो यहाँ पे ऐसे करोड़ों जगहों पे ऐसे तारे बन जाएंगे, तो यही क्या हो जाएगी तुम्हारी आकाश गंगा। ठीक है, अब ये गैस है का गोला बन गया, और गैस है तुम्हारा कौन सा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील गैस होती है। ठीक है, इस कारण से ये हमेशा जलता रहता है। एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, अभी बताते हैं विस्तार से। एक अकेली आकाश गंगा इतना बड़ा व्यास हो सकता है उसका कि प्रकाश को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में, यानी उसके व्यास पे चलने में कितना समय लगेगा? 80,000 से लेकर 1.5 लाख प्रकाश वर्ष, यानी इतने साल तक प्रकाश चलेगा तब एक छोर से दूसरे छोर पहुंचेगा। जैसे ये मान लो कोई आकाश गंगा है, यहाँ से कोई प्रकाश चलता है और यहाँ इसके दूसरे छोर पर, यही व्यास हो गया ना अगर ये वृत्त होता तो यहाँ से यहाँ चलने में 80,000 से लेकर के 1.5 लाख प्रकाश वर्ष तक का समय लग सकता है। ठीक है, आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने बादलों के संचयन से होती है। संचयन मतलब इकट्ठा होने से। ठीक है, जिसे निहारिका या नेबुला कहा जाता है। ठीक है, अभी को बताएं, ऐसे बादल इकट्ठा हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे निहारिका या नेबुला। और निहारिका में जगह जगह छोटे छोटे हाइड्रोजन गैस के झुंड बन जाएंगे तो इसी को क्या बोलेंगे? तारा। और यही तारे जब बन जाएंगे पूरी तरह से तो इसका नाम निहारिका का क्या हो जाएगा? आकाश गंगा। समझ में आया? अब देखो आगे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण आज से 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। ठीक है, देखो प्रकाश वर्ष के बारे में यहाँ विस्तार से बताया गया। प्रकाश वर्ष क्या होता है? इससे समय का मापन नहीं करते हैं। वर्ष लिखा हुआ है तो समय मत समझ लेना, ये दूरी का मापन करता है। ठीक है, तो दूरी का मापन करता है। और 1 सेकेंड में प्रकाश चलती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश चलेगा 3 लाख किलोमीटर। और 1 साल में कितना चलेगा? वो चलेगा 9.6 ट्रिलियन। और ट्रिलियन अभी को बताएं तुमको कितना होता है। ठीक है, 1000 बिलियन मतलब ट्रिलियन हो गया। ठीक है, अब देखो इतना दूर चलेगा तो ये 1 प्रकाश वर्ष होगा। अब देखो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 95 लाख या 15 करोड़ ले लेते हैं। ठीक है, और सूर्य से कोई प्रकाश अगर चलता है पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसको लगभग 8 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ अब इसको देख लेते हैं। देखो निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। देखो निहारिका के अंदर ही छोटे छोटे जो गैस के पुंज बन गए थे, इससे तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखो जब तारों का निर्माण हो गया, इनका आकार बढ़ गया तो इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बढ़ जाएगी कि नहीं? बढ़ेगी। और आसपास के जितने धूल कण इत्यादि हैं ये सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब ये मान लो तारा है तुम्हारा। ठीक है, तारे के ओर चारों ओर एक तस्तरी के जैसा कई करोड़ किलोमीटर में एक तस्तरी के जैसा धूल गैस कण के बादल बन गए। ठीक है, और वही कण आपस में फिर टकराते गए और उनके इकट्ठा होने से 8 ग्रहों का निर्माण हो गया। ठीक है, और ग्रहों से फिर उपग्रहों का निर्माण होगा, वो आगे बताते हैं। देखो क्या कह रहा है कि निहारिका के सौरमंडल उसके ध्वस्त होने से करोड़ बनने की शुरुआत हुई और आज से 5 से लेकर 5.6 अरब वर्ष पहले। ठीक है, और ग्रहों का निर्माण कब हुआ? 4.6 अरब से लेकर 4.56 अरब। ठीक है, अगर कोई पूछेगा सूर्य की उम्र कितनी है तो इतनी है, और पृथ्वी की उम्र कितनी है तो इतनी है। समझ में आया?
4.6 अरब है। सूर्य मतलब पहले तारा बन गया ना, अभी को बताए हैं, जब तारा बन गया तब इसके चारों ओर बादल चल रहा है, और इसमें अंतर देखो लगभग 1 अरब साल का अंतर है कि नहीं, यानी 100 करोड़ साल का अंतर है। ये बादल ऐसे घूमते रहा उसके चारों ओर, और 100 करोड़ साल में ये ग्रहों का निर्माण हुआ, छोटे छोटे ग्रह मतलब उसके चारों ओर इकट्ठा होकर ग्रह बन गए। ठीक है, हमारे सौरमंडल में सूर्य तारा है, उसके 8 ग्रह हैं। ठीक है, और अनेक उपग्रह हैं, लाखों छोटे पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह या इसी को एस्ट्रॉयड बोलते हैं, और धूमकेतु हैं। ये सब क्या होते हैं आगे तुम लोगों को बताते हैं। देखो सूर्य है, दिख रहा है, सूर्य है, और ये 8 ग्रह हैं तुम्हारे। ठीक है, ये पहले जो 4 ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह क्यों कहा जाता है? यहाँ देखो एक पत्थर की पेटी दिख रही है ना, इसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अभी क्षुद्र ग्रह आया था शब्द। क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े हैं। ठीक है, छोटा कहने का मतलब भी बहुत बड़ा बड़ा है। तुम्हारे गांव कितने बड़े बड़े होंगे, एक शहर कितना बड़ा बड़ा होगा। ये छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े हैं, इसी को जो है क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये एक पेटी के रूप में है, तो इसीलिए इसको बेल्ट कहते हैं, यानी क्षुद्र ग्रहों की पेटी। और ये वाला प्रश्न 50 बार पूछा है कि क्षुद्र ग्रहों की पेटी किन 2 ग्रहों के बीच में है, तो कौन से हो गए? मंगल और बृहस्पति। ठीक है, अब देखो चूंकि यहाँ से लेके इसके अंदर है तो इसका नाम हो गया आंतरिक ग्रह, और ये पृथ्वी के जैसे हैं इसलिए इनका नाम हो गया पार्थिव ग्रह। अब देखो यहाँ से लेकर के ये बाहर है, मतलब क्षुद्र ग्रहों के बाहर है ना, तो इनका नाम हो गया बाह्य ग्रह। और ये जुपिटर के समान है, जुपिटर मतलब बृहस्पति के समान है, तो इसको कह दिए जोवियन ग्रह। ठीक है, समझ में आया? अभी दोनों की विशेषता बताते हैं। पहले 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक, यानी ये पृथ्वी के जैसे हैं। इसका अर्थ है कि ये पृथ्वी की भांति सैलों, सैल का मतलब होता है चट्टान या पत्थर। ठीक है, चट्टान और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं। ध्यान से रखना, चट्टान से बना रहेगा कोई चीज़, धातु से बना रहेगा तो उसका घनत्व अधिक होगा। ठीक है, अन्य 4 ग्रह जो मतलब जो बाद वाले हैं, जो बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण, जो 4 ग्रह हैं, अन्य 4 ग्रह, ये देखो गैस से बने हुए हैं। ठीक है, गैसों से बने विशाल ग्रह हैं। मतलब ये वाला ठोस है, जो हम लोगों की पृथ्वी जैसे ठोस दिखती है ना, ऐसे ये 4 ग्रह, पहले 4 जो आंतरिक ग्रह हैं वो ठोस हैं, लेकिन बाद वाले 4 ग्रह गैस से बने हुए हैं। ये जुपिटर के समान है इसलिए इन्हें जोवियन ग्रह कहते हैं। ठीक है, जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति या जुपिटर। ठीक, जुपिटर की तरह इसमें अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल है, आकार में बड़े हैं। जैसे गैस है तो बहुत दूर तक फैला रहेगा ना, और अगर यही ठोस हो जाता तो छोटा हो जाता। जैसे मान लो 1 किलो भूसा लो और 1 किलो लोहा लो, तो ये लोहा इतना ही बड़ा में किलो हो जाएगा, लेकिन भूसा इतना में होगा कि नहीं? तो यानी इसका घनत्व तो कम है भूसे का, तो इसलिए इनका आकार बड़ा है। इसका घनत्व लोहे का अधिक है, तो उतना ही वजन में इसका आकार छोटा है। समझ में आया? देखो, और इनके वहाँ कौन सा वायुमंडल पाया जा रहा है? हाइड्रोजन और हीलियम। और हम लोगों के वायुमंडल में दूसरी गैसें पाई जाती हैं, जिससे नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो वहाँ ही नहीं पाया जाएगा, वहाँ ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाएगा। ठीक है, सभी ग्रहों का निर्माण आज से 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है। तो अगर पूछा जाएगा पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, तो कब हुआ? ठीक है, सभी ग्रह बने यानी हमारी पृथ्वी भी बनी होगी। ठीक, इतना समझ में आया? ग्रह पार्थिव है, जबकि दूसरे ज़्यादातर ग्रह गैसीय है। ठीक है, यानी ये पार्थिव ना समझ के इसको समझो, ये ठोस है और ये गैस है। ऐसा क्यों है? इसी प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है। ठीक है, पार्थिव ग्रह जोवियन ग्रहों के बीच में अंतर की निम्न परिस्थितियों के फलस्वरूप हुआ। ऐसा हुआ कि